नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इज फुल्ली बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस 2021 एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। देखो जो स्ट्रेट लाइन टॉपिक है वो ऑलरेडी 11th में है, सो उसी के आगे का कंटिन्यूएशन 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। देखो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट लाइन टॉपिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक्स है वो हम सबको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और वैसे अगर नहीं भी क्लियर है सो हियर इन दिस लेक्चर हम लोग लोअर लेवल से एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो सबसे पहले एक चीज आती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? इट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यस वी शुड नो दैट। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ठीक है सर, पता है, बट अब मैं इसमें एक और सिली चीज आपको बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जो -5 यस वाई एक्सिस को -5 पे कट करके जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू -5 होगा, बिकॉज y एक्सिस को -5 पे कट कर रहा है, इसके लिए उसका इक्वेशन y इक्वल टू -5 है। फॉर एग्जांपल x एक्सिस जो है एक ऑर्डिनरी लाइन है, तो यहाँ पे 0,0 होता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइन जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं वो अगर y एक्सिस को 0,0 मतलब y एक्सिस को 0 पे कट करके जा रहा है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? दैट इज y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू ये y इक्वल टू -5 है, तो ऑब्वियसली ये y इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। सो सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत ही सिली चीज है, बेसिक चीज है। सेकेंड आता है स्लोप। देखो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? फॉर एग्जांपल कोई एक जनरल लाइन है एंड दैट लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सो राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो वो जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हमको थीटा पता, सो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, along with that, सपोज उसी लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट x1 y1 है और सेकंड पॉइंट x2 y2 है। सो व्हाट इज द स्लोप फॉर्मूला? इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड दैट इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। सो ये स्लोप है। देखो ये सब स्लोप, कोऑर्डिनेट एक्सिस, आगे बहुत कुछ पढ़ने वाला है, ये सबका सब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होता है। सो दैट इज द रीजन हमें ये सब अच्छे से बेसिकली पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होता है? तो इसके अलग अलग फॉर्मूलाज है। देखो सबसे पहले जनरल इक्वेशन। सो व्हाट इज जनरल इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 where a, b and c are constants, और इसके क्या अलग अलग कंडीशंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। लोअर स्टैंडर्ड में इट इज देयर, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। So we are going to find equation by using slope point form. This is one of the important formula जो मोस्टली जगह पे यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक है। सो बाय द वे कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट मोस्टली ये फॉर्मूला यूज होता है। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसमें x1 और y1 वो गिवन पॉइंट है और m क्या है? वो स्लोप है, ठीक है। सो ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? So suppose line is passing through 2 points. One is x1 y1 and another is x2 y2, and we have to get the equation of the line. So we use this formula: y minus y1 upon x minus x1, which is equals to y1 minus y2 upon x1 minus x2. It is not necessary कि इस फॉर्मूला को इसी फॉर्म में लिखना है, और भी अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। See what is slope intercept form? तो slope intercept form is C, जिसमें जो C होता है वो होता है y intercept। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेके y एक्सिस को जहां पे लाइन कट कर रहा है उसको बोलते हैं y intercept। तो सपोज दैट इज व्हाट वी आर नोइंग, वो C है। तो उस केस में हम लोग को इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए, तो उसके लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट इज इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो देखो उसमें कोई इंटरसेप्ट वगैरह नहीं है, दोनों का आप डायग्राम ध्यान से देख सकते हो। तो अगर उसमें
लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, तो आप एक बात ध्यान में रखो, कभी भी अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, मतलब उसमें सी नहीं होगा। देखो एक फॉर्मूला तो y इक्वल्स टू mx होगा, विच इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड अनदर इज व्हाट ax प्लस by इक्वल टू 0। देखो इसमें भी c नहीं है, ठीक है, तो c नहीं होता है। सो दिस इज व्हेन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, इसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? सपोज लाइन जो है दो इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस पे भी एक इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, दोनों की वैल्यू हम लोग को पता है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो देखो हम लोगों को एक्स इंटरसेप्ट ए पता है और वाई इंटरसेप्ट बी पता है। सो अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता होता है, so what we use double intercept form. What is the formula? X by a plus y by b is equals to 1. So this is what we call double intercept form. देखो इसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखो नॉर्मल आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मल की मीनिंग क्या होती है फिजिक्स या मैथ्स में। सो नॉर्मल का मतलब होता है अ परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें हम लोगों को सपोज इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, एग्जांपल इसका नाम ए बी है। अब इस लाइन ए बी का हम लोग को नॉर्मल पता है, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ पता है। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट एज यस पी, उसका लेंथ, तो इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ है और वो पी है। अब यही परपेंडिकुलर लेंथ अल्फा एंगल बना रहा है विद द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब ओ एम का एंगल पता है अल्फा और उसका लेंथ भी पता है पी। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब जो ए बी है, अगर उसका इक्वेशन हमको निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी, यस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन नॉर्मल फॉर्म, सो फॉर दैट द फॉर्मूला इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो प्लीज आप बैकवर्ड लेके इसे आप कॉपी कर लेना, आपका एक पर्सनल नोट्स बनाओ तो आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन डालना मत भूलो, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूं वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सी बेसिकली यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट होगा जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा लाइन से, लेट अस अज्यूम दैट पी, और उसको लेते हैं x1, y1, so that is the external point, and equation of the line is given as ax plus by plus c is equal to 0, and we have to find the perpendicular distance from that point p, and foot of the perpendicular is n. तो length of perpendicular मतलब length of pn, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो it is mod of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square। देखो आप ध्यान में रख सकते हो ax plus by plus c is the same is there in the numerator, सिर्फ क्या हुआ x और y की जगह पे x1 और y1 आ गया है। अच्छा डिनोमिनेटर इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, देखो आपको पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड सेकेंडली पैरेलल लाइंस के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं x और y के वो प्रोपोर्शन होते हैं, और वो प्रोपोर्शन में है तो आप उन्हें इक्वल भी बना सकते हो। लेट अस अज्यूम मैं दो इक्वेशंस लेता हूं पैरेलल लाइंस की, ax plus by plus c1 is equal to 0, नेक्स्ट ax plus by plus c2 is equal to 0। देखो दोनों लाइन पैरेलल है, क्यों? बिकॉज c1 और c2 डिफरेंट है, बट x और y का कोएफिशिएंट सेम है, बिकॉज वो प्रोपोर्शन में था तो हम उसको इक्वल बना सकते हैं। आपने 11th में इसके ऊपर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, यस। तो इसमें अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a square plus b square। so this is what our distance between parallel lines। so you can see कि दोनों फॉर्मूला का जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब दोनों रिलेटेड है एक दूसरे को। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन
स्लोप्स, अगर हमारे पास दो लाइंस है और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स है, तो वो स्लोप्स के बीच में कैसा कैसा रिलेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल उसमें जो पहली चीज आती है, अगर लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को, इफ लाइंस आर पैरेलल, लेट मी राइट लाइक दैट, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा. एंड उसके अंदर जो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह पे यूज होता है, दैट इज इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर. अगर लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो डू रिमेंबर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. देखो इसको और एलोबरेटली बता देता हूं मैं. फॉर एग्जांपल एक लाइन है, उसकी स्लोप है 3/4, दूसरी लाइन है उसको परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -4/3. मतलब माइनस करके रेसिप्रोकल करना, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, माइनस. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्यूट एंगल between two lines. So here there will be two lines, and angle between them is theta, and what we are knowing is slope of one line is m1 and other is m2. Now suppose we have to get this angle theta, so what is the formula for it? It is tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. So this is acute angle between two lines. Now I'm asking a question to you. उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि why we are using mod here in this formula. So whether you are wrong or right, but whatever you think, just write it down in the comment. अगर आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज बैकवर्ड लेके आप कॉपी कर लो. अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया या डिस्कस किया वो 11th का पूरा बेसिक्स था, बट उसका यूज 12th स्टैंडर्ड के पेयर ऑफ लाइंस में तो होने वाला ही है, और उसके साथ साथ जो 12th का जो पेयर ऑफ लाइंस है उसका भी स्पेशल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आप सबको आना चाहिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है 12th का बेसिक्स में, 12th बेसिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन. देखो इसमें दो लाइंस होने वाली है और दोनों के दोनों ओरिजिन से पास होगा. देखो ओरिजिन से पास होने वाला लाइंस मैंने आपको बताया था कि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होते. सो लेट दोस टू लाइंस आर, फर्स्ट वन इज a1x plus b1y is equal to 0, and the second line is a2x plus b2y is equal to 0. See, we have to get joint equation. Joint equation को दूसरा हम लोग combined equation भी बोलते हैं. तो combined और joint equation is, so see, इसका मतलब सिंपल है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है. We have to multiply and we have to get the expression. Let us see what we get. So we are multiplying the first equation by second equation. So it is b2y is equal to 0. So let us multiply. So see, multiplication करेंगे तो क्या आएगा, a1 a2 x square plus, so it is a1 b2 xy plus it is a2 b1 xy plus b1 b2 y square is equal to 0. So this is what we have got. Okay, एक काम करते हैं, इसको और सिंपल बना दे. देखो सिंपल बनाओगे तो a1 a2 x स्क्वायर आ गया, इन दोनों में से आप xy को कॉमन ले लो तो a1 b2 हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया a2 b1, और इन दोनों में से हम लोग ने xy को कॉमन लिया, प्लस b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, बट आप इसको देख सकते हो कि इसको और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो एक और काम कर देते हैं. लेट अस अज्यूम कि a1 a2 उसको एक कैपिटल A ले लेते हैं, और a1 b2 प्लस a2 b1 इसको दो टर्म है तो 2h ले लेते हैं. कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर बाद में ये हो गया b1 b2, उसको हम लोग ने कैपिटल B ले लिया. देखो अब ये इक्वेशन 1 है,
ये एक फॉर्मूला फॉर्म टाइप ही है, बट इससे भी और एक हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म मिल सकता है. सो इट वुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो व्हाट यू कैन नोटिस, वो और स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. क्या फॉर्मूला है वो? इट इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन भी सिखाऊंगा. अच्छा, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल इक्वेशन. तो इसी का एडिशनल फॉर्म भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज वो इक्वेशन 2 है, हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हर जगह एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो ये क्या आ जाएगा? ए आ गया प्लस 2h, यहां पे आ गया y अपॉन एक्स प्लस b, दिस इज नथिंग बट y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट वी कैन राइट. अच्छा, क्यों एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया? तो ये भी आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और एक्सप्रेशन में y अपॉन एक्स आ गया, तो उसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज सिंस लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसके लिए क्या होगा? y इज इक्वल्स टू mx होगा, और उसमें से m की जो वैल्यू है वो y अपॉन x होगी. तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये इक्वेशन को लिख सकते हैं a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं. यही अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन है. इसका मतलब क्या हुआ? वो एडिशनल इक्वेशन है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तो है, ठीक है, बट उसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करो, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है. और जब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है तो इसमें m के दो वैल्यूज है. क्वाड्रेटिक में अगर m की दो वैल्यूज है उसको हम रूट्स बोलते हैं. तो लेट हम लोग अज्यूम करते हैं कि m1 एंड m2 आर रूट्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन. इसको भी एक इक्वेशन डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थर्ड इक्वेशन डाल देता हूं ऑफ इक्वेशन 3. तो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, मतलब अल्फा प्लस बीटा वहां पे था, यहां पे अल्फा इंटू बीटा होगा, तो m1 प्लस m2. सो यहां पे m1 प्लस m2 क्या फॉर्मूला था? अगर आपको याद होगा तो इट वॉज माइनस बी अपॉन ए. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा माइनस 2h अपॉन बी. सो इट इज माइनस 2h अपॉन बी. यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के फॉर्म में है, तो ये m स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में गया, 2h आ गया. इन द सेम वे m1 into m2, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? इट इज गोइंग टू बी, वहां पे जो पढ़ा था उसके हिसाब से ही वहां पे c बाय a था, तो यहाँ पे c यस बाय a, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा a अपॉन b. सो दोनों भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b, और m1 into m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. So let us summarize whatever we did right now. देखो, सबसे पहले हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला पढ़ा. व्हाट वाज दैट? प्लीज आप भी मेरे साथ बोलिए. इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसके बाद इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला. क्या है? बोलो मेरे साथ. bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. अब इसके ऊपर ही हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े. एक पढ़ा m1 प्लस m2 का, व्हाट इज दैट? माइनस 2h अपॉन b. एंड व्हाट इज द अनदर वन? m1 into m2 इक्वल्स टू, इट इज a अपॉन b. तो ये फॉर्मूलाज हम लोग को यूज करना है आने वाले एक्सरसाइज में. देखो, अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो पीडीएफ आ चुकी है टेक्स्ट बुक की, उसका यूज करके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से. सो एक्सरसाइज 4.1 फोर्थ चैप्टर है. 4.1 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो आप पीडीएफ में देखेंगे, आपको बहुत ही एलॉबरेटिव वे में लिखा है एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0. We have to get the combined equation. देखो, अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो मैंने आपको पहले सिखा दिया कि कंबाइंड इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है. वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द इक्वेशंस. सो लेट अस मल्टीप्लाई इट. इट इज 2x plus y इनटू क्या करना है? 3x minus y is equal to 0. So what it would be?
it would be 6x square minus 2xy plus 3xy minus y square is equal to 0. So what is the final answer? It is 6x square plus xy minus y square equal to 0. So this is the required joint equation. ठीक है? So ये ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है. So very simple it is. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना दो इक्वेशन को. देखो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0. Now once again we have to multiply. तो बेटर आप मेरे सॉल्व करने से पहले ही वीडियो पॉज करके आप खुद ये सॉल्व कर दो और बाद में आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो. देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x plus 2y minus 1 into x minus 3y plus 2 is equal to 0. So this is what we are finding joint equation. तो यहाँ पे मेंशन भी करो. तो ये हो जाएगा x square minus 3xy plus 2x, then we will multiply 2y to each term plus 2xy minus 3 2s are 6xy y square, it would be right, 6y square, and then what it is plus 4y होगा, फिर minus x plus 3y and लास्ट में क्या आ जाएगा minus 2 equal to 0. Now we'll simplify it. तो ये हो जाएगा x square, फिर xy का टर्म लिखना होता है, तो माइनस 3xy प्लस 2xy मतलब कितना आ गया माइनस xy. देखो और कोई xy का टर्म नहीं है. फिर उसके बाद हमें लिखना है y स्क्वायर का टर्म, तो एक ही दिख रहा है, वो क्या है माइनस 6y का स्क्वायर. अब x का टर्म लिखेंगे, y का टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट. तो x का टर्म कहाँ पे? देखो 2x यहाँ पे और यहाँ पे है, तो ये आ गया 2x माइनस x मतलब प्लस x हो गया. फिर y का टर्म कहाँ पे? देखो 4y है और 3y है, तो प्लस आ गया कितना 7y, और कांस्टेंट सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, व्हाट इज दैट -2. तो -2 इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर है. दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन. दिस इज व्हाट वी कैन राइट, जॉइंट इक्वेशन. ये हमारा आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर आपने सॉल्व किया तो प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन. So third question is passing through 2,3 and parallel to coordinate axis. देखो once again we have to do the same thing. Joint equation निकालना है ऐसे दो लाइंस का जो 2,3 से पास हो रहा है और दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है. देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो एक एक्स एक्सिस लिख दिया, वाई एक्सिस लिख दिया, इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. अब पासिंग थ्रू 2,3 है, दो लाइन है, तो एक काम करते हैं 2 यहाँ पे ले लेते हैं और 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया. तो 2,3 मतलब एक लाइन ऐसे बना लिया. ठीक है, तो ये अपना लाइन है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है होगा 2,3 होगा. अब आप देख सकते हैं कि जो हमने लाइंस बनाया है, एक जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, वर्टिकल वाला लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है. अब डायग्राम देख के आप सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइंस बता सकते हो. यहाँ पे देखो जो वर्टिकल लाइन है वो x को 2 पे कट कर रहा है, इसके लिए उसका इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू 2. अब जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है वो y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, इसके लिए उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू क्या होगा 3. तो अब सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम क्या इक्वेशन ऑफ लाइंस. इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो पहला लाइन क्या है x इक्वल्स टू 2, दैट इज वी कैन राइट x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये अपना एक लाइन है. And what is the another line? That is y is equals to 3. That is what we can write y minus 3 equal to 0. By the way हम लोग को इसका joint equation चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप अच्छे से लिखना. joint equation is, तो joint equation हो जाएगा x minus 2 into y minus 3 is equal to 0. और इसका आंसर मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से देख लेना. ये हो गया xy माइनस 3x. ठीक है, फिर बाद में आ जाएगा माइनस 2y एंड लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये आ गया हमारा जॉइंट इक्वेशन. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. See question number 3 का जो फर्स्ट पार्ट है passing through 2,3, it is the similar right. सेकेंड जो पार्ट है उसको थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया कंडीशन. देखो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन लाइंस है उसके बारे में लिखते हैं.
So here given lines are. So what are the lines? That is 3x plus 2y है ना, 3x plus 2y minus 1 equal to 0. अच्छा, अगर इसका स्लोप भी हम लोग को उसके बाजू में लिखना है तो स्लोप इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल m1 लिख देता हूं और इसकी स्लोप हो जाएगी -3/2. सेकेंड जो लाइन है वह है x minus 3y plus 2 is equal to 0 और इसका जो स्लोप है वो फॉर एग्जाम्पल m2 लिखते हैं और वो हो जाएगा यहाँ पे 1/3 है ना, माइनस ए अपॉन बी रहता तो प्लस हो गया हो, तो ये हो गया 1/3. अब ये देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. अब हम लोग को लेकिन क्या चाहिए, हम लोग को तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए ऐसे दो लाइन का जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा. तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको भी एज्यूम कर लेते हैं. लेट L1 एंड L2 बी रिक्वायर्ड लाइंस ऐसा एज्यूम कर लिया. देखो इसमें L1 L2 दोनों इन दोनों को परपेंडिकुलर है ऐसा दिया है, तो सेम हम लोग कर देते हैं. सिंस लिखते हैं L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 एंड 2, तो उसके स्लोप्स लिख देते. देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 लिखते सबसे पहले, स्लोप ऑफ L1. तो स्लोप ऑफ जो L1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 है ना, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1. तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 या स्लोप ऑफ, मैं सीधा ऐसा 1 लिखता हूं तो आप समझ जाओ. तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्टली 2/3. अब इन द सेम वे अगर हमें लिखना है स्लोप ऑफ L2 तो ये भी सेम -1 अपॉन स्लोप ऑफ इक्वेशन 2. तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, -3. तो ये हमने क्या निकाला, L1 और L2 का स्लोप निकाला. बट L1 L2 का हम लोग को इक्वेशंस निकालना है, तभी तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो अब L1 का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ L1 which is passing through कहां से पास हो रहा है, वो 2,3 से पास हो रहा है. उसका स्लोप क्या है, विथ स्लोप. देखो L1 का जो स्लोप है वो है 2/3. तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था. आप एक बार देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा. y माइनस y1, तो y1 यहाँ पे कितना 3 इज इक्वल्स टू m कितना है यहाँ पे 2/3. फिर ये आ जाएगा x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 हो गया. और फाइनली ये हो गया 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4. सो फाइनली इसका आंसर आ गया 2x. मैं इन सबको उधर लेके जा रहा हूं, -3y और -9 मतलब +9 हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पे +5 इक्वल टू 0. So this is the equation of L1 we have got. Okay, ये L1 का इक्वेशन आया. अब in the same way अब हम लोग L2 का इक्वेशन निकालते हैं. तो यहां पे लिखता हूं मैं इक्वेशन ऑफ L2 which is passing through कहां से पास हो रहा है वो, तो L2 जो है वो पास हो रहा है 2,3 से. उसका स्लोप जो है विथ स्लोप, क्या स्लोप है उसका, तो L2 का स्लोप हमने निकाला है यहाँ पे, उसका स्लोप है -3 विथ स्लोप -3. तो अगेन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, इट इज y minus y1. तो इट इज y minus 3 इज इक्वल्स टू m into x minus x1 मतलब 2. So this would be y minus 3 is equals to -3x plus 6. So finally it is 3x plus y -3 minus 6 मतलब -9 equal to 0. So this is what इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं इसको. ये हम लोग को L1 और L2 के इक्वेशंस है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका जॉइंट इक्वेशन चाहिए. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 and L2. So this would be 2x minus 3y plus 5 into what is that, 3x plus y minus 9 is equal to 0. 2 3s are 6x square and then it is going to be 2xy then minus 18x, then we will multiply minus 3y to each term. It is going to be minus
9xy, right? Then minus 3y square, and then lastly it is going to be plus 27y. स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं. अब हम लोग 5 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया ये 15x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो फाइनल आंसर के लिए एक स्टेप दूर है हम लोग. अब फाइनल आंसर आ गया 6x स्क्वायर एंड देन 2xy माइनस मतलब माइनस आ गया 7xy, देन y स्क्वायर का टर्म मतलब माइनस 3y स्क्वायर. अब x का टर्म लिखना है तो x का टर्म है माइनस 18x प्लस 15x मतलब कितना आ गया वो माइनस 3x आ गया. y का टर्म क्या है 27 प्लस 5y मतलब प्लस कितना प्लस 32y. ठीक है, और लास्ट में कितना आ गया माइनस 45. सो हम लोग लिख दिया माइनस 45 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये ही हमारा रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन है. ठीक है, सो प्लीज कॉपी इट, राइट इट डाउन. स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंडीशंस वैसे ही सिमिलर है, बट इसमें क्या है एक लाइन पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो शुरुआत वैसे ही करनी है. लेट्स बिगिन इन द सेम वे. तो सबसे पहले हम लोग गिवन लाइंस के बारे में लिखेंगे. गिवन लाइंस आर. तो लाइंस क्या दिया है, एक है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. अच्छा, अगर इसका स्लोप लिखना है तो स्लोप हम लोग इजीली लिख सकते हैं. स्लोप, इसका स्लोप होगा माइनस 1/3. दिस इज इक्वेशन 1. अच्छा, सेकेंड लाइन क्या है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका जो स्लोप है वो क्या है m2 विच इज इक्वल्स टू माइनस a/3 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2/3 आएगा. 2/3 ये इसका स्लोप हो गया. ठीक है, इसका स्लोप माइनस 1/3, इसका स्लोप 2/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऐसा हमने अज्यूम कर लिया. अब इसमें क्या दिया है कि जो हमारे दो रिक्वायर्ड लाइंस है, एक को पैरेलल है दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो पहले रिक्वायर्ड लाइन का अजम्पशन कर लेते हैं. लेट L1 एंड L2 बी रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, तो स्लोप अभी इस कंडीशन के हिसाब से जो L1 है वो पैरेलल है. किसको पैरेलल है, फर्स्ट इक्वेशन को, पैरेलल टू इक्वेशन 1. तो इसके हिसाब से जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ L1 इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 और उसका स्लोप स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस 1/3 हो जाएगा. अच्छा, स्लोप ऑफ L2, देखो जो L2 है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है, वो इक्वेशन 2 को परपेंडिकुलर है. तो अगर हम लोग को स्लोप लिखना है किसका L2 का, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 स्लोप ऑफ इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 का जो स्लोप है वो 2/3, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा माइनस 3/2. अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे सेम यहाँ पे करना है. सेपरेटली दोनों के इक्वेशंस निकालने हैं. तो सेपरेटली दोनों के इक्वेशंस निकालने के लिए लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ L1 फर्स्ट. तो L1 जो है वो पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, विच इज पासिंग थ्रू. तो क्वेश्चन में दिया है वो पास हो रहा है -1/2 से. उसका स्लोप हमें पता है विथ स्लोप -1/3. तो फॉर्मूला सेम वैसे ही जैसे हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम किया था सेम वैसे ही करना है. तो यहां पे लिखूंगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इट इज गोइंग टू बी y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस x1 मतलब यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा. और ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1. सो फाइनली ये हो गया x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज L1 का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ L1. ये हमारा इक्वेशन ऑफ L1 आया. नाउ सेम वे जैसे हम लोग ने इक्वेशन ऑफ L1 निकाला है, सिमिलर वे से इक्वेशन ऑफ L2 निकालेंगे. तो इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2 which is passing through, which is passing through. कहां से पास हो रहा है, वो सेम पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज -1,2. उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ L2 इट इज -3/2, राइट. तो फॉर्मूला फिर से सेम होगा
बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 मतलब 2, यहाँ पे स्लोप आ गया -3/2, ये हो गया x प्लस 1. So finally the answer is going to be 2y minus 4, right, is equals to minus 3x minus 3 हो गया. तो इसका इक्वेशन आ गया 3x plus 2y minus 4 plus 3 मतलब -1 equal to 0. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो L2 का इक्वेशन है. तो लेकिन हम लोग को तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2. तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब x प्लस 3y माइनस 5 इंटू करेंगे किसको, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को. सो फाइनली ये x इंटू 3x मतलब आ गया 3x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2xy माइनस x, फिर प्लस 3 9xy, राइट, फिर आ गया प्लस 6y स्क्वायर एंड लास्ट में क्या आ गया माइनस 3y, है ना. अब स्पेस नहीं तो नीचे लिख रहा हूं मैं, ये आ गया माइनस 15x, ठीक है, माइनस 15x, फिर आ गया माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो सो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. तो अब क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कंबाइंड इक्वेशन करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब ऑलरेडी कंबाइंड दिया है उसको सेपरेट करना है. तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है. तो आप अपनी पीडीएफ में चेक कर सकते हैं जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज 3y² प्लस 7xy इज इक्वल टू 0. तो इसमें ना दो इक्वेशंस हिडन है, राइट, तो दोनों को सेपरेट करना है. तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत ही सिंपल है. इसमें आप y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y प्लस कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 0. तो हो गया सेपरेट इक्वेशन. आप लिख सकते हो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर. कौन कौन से हैं, पहला है y इक्वल टू 0 एंड उसमें दूसरा कौन सा है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है. अब सेकंड प्रॉब्लम वो भी वैसे ही है, कुछ नहीं है. तो ये सारे इक्वेशंस इसके लिए कह रहा हूँ कि पहले आप खुद सॉल्व करो आपकी नोटबुक में, और अगर आपको कुछ क्वेरी आ रहा है तो देखो, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. तो ये √5x द होल स्क्वायर माइनस 3y द होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो फाइनली दिस इज नथिंग बट a² माइनस b². तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √5x प्लस 3y इज a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. तो लिख सकते हैं आपको फिर से सेपरेट इक्वेशंस आर. क्या आएगा सेपरेट इक्वेशंस, तो एक है √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज √5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. तो बहुत सिंपल. अभी तो ये तो सेम फर्स्ट के जैसा ही है. तो ये इसमें हम लोग x कॉमन ले लिया, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया. तो हम लोग लिख सकता है सेपरेट इक्वेशंस आर. तो व्हाट आर दी सेपरेट इक्वेशंस, x इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ये हमारे सेपरेट इक्वेशंस. तो फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक 10th में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं. तो मल्टीप्लाई टू गेट 20 हो सकता है टू गेट 10. तो इसको हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो ऑब्वियसली वो 12 2 में हो गया माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0 हो गया. इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, 3x कॉमन ले लो. तो 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 4y बच गया उधर, प्लस यहाँ पे 2y कॉमन ले लो, फिर से x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया. सो फाइनली दिस इज नथिंग बट x माइनस 4y कॉमन, राइट. और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो आ गया हमारा सेपरेट इक्वेशन. तो लिख सकते हो आप सेपरेट इक्वेशंस. सेपरेट इक्वेशंस क्या आएगा, x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज अनदर वन, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. और फिफ्थ वाला भी सेम वैसे ही सिमिलर है, कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ रूट आ गया मिडिल टर्म. 10th में तो ऐसे बहुत सारे किए. 3 3 9, मल्टीप्लाई करने पे 9 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 चाहिए. सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. तो ऑब्वियसली आप सबको
तो क्लिक हो जाना चाहिए. दिस इज नथिंग बट माइनस 3√3xy, ठीक है, प्लस √3xy लिखते हैं. सो माइनस 3√3 प्लस 1√3 मतलब कितना आ गया वो, दैट इज नथिंग बट माइनस 2. तो यह आ गया माइनस 3y² इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले सकते हो. सो दिस वुड बी 3x अगर तुम कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ गया x माइनस √3y, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसमें आ गया √3y कॉमन लेना चाहिए. और अगर आप √3y कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा माइनस व्हाट वी कैन राइट √3y इज इक्वल टू 0. तो आ गया फिर से सेपरेट इक्वेशन. तो सेपरेट इक्वेशंस आर, बाकी के 5 क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो सकते. यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है. तो इसे दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. देखो क्या मेथड है, एक्सप्लेन इट. सबसे पहले मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, इसके जनरल फॉर्म के साथ, ठीक है. तो कंपेयर इट इसके साथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 2h की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पे 2 कोसेक अल्फा आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आएगा. तो मेथड क्या है, तो पहले हम लोग इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन बन जाएगा m² प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो जो फैक्टराइजेशन से नहीं होता है उसके लिए हमने क्या सीखा है, फॉर्मूला मेथड. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा मैं, बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है. तो फॉर्मूला मेथड हम लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला एवरीवन, इट इज माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. माइनस b मतलब यहाँ पे हो गया माइनस 2 कोसेक अल्फा, देखो m के बाजू वाला राइट, तो b है. तो प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब अगेन 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब माइनस 4 आ गया, अपॉन कितना आएगा, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1. सो इट वुड बी माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, सी व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक 4 कॉमन. और जब आप 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1. देखो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए कि वो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ पे आ गया माइनस 2, ये हो गया कोसेक अल्फा प्लस माइनस, आप 2 बाहर ले लो रूट से, और रूट के अंदर आप लिख सकते हो 2 कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना आ गया 2. देखो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ का जो 2 है वो कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. और आपको ये पता है कि ये जनरल इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होता है, तो m को भी आप रिप्लेस कर सकते हो y अपॉन x से. तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिखा हूँ, 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा का ओनली कॉट अल्फा आएगा. सो इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज y इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इंटू x, ठीक है. अब ये आ गया तो हम लोग को पता चल गया कि सेपरेट इक्वेशंस क्या आएगा. फिर हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट इक्वेशंस. हाँ, तो इसमें 2 सेपरेट इक्वेशंस है. पहला कौन सा है, y इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू x. दिस इज द वन सेपरेट इक्वेशन. एंड दूसरा वाला उसके आगे ही लिख देता हूँ मैं. सो दिस वुड बी y इज इक्वल्स टू सेम इट इज माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इंटू x. ये आपका सेकेंड सेपरेट इक्वेशन होगा, ठीक है. सो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है. आपको फॉर्मूला मेथड और ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके आपको सॉल्व करना है. देखो जो 7th क्वेश्चन है वो भी सेम मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार खुद से सॉल्व करिए और बाद में इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है. वैसे मैं सॉल्व करके दे ही रहा हूँ आपको,
सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है. किसके साथ आप कंपेयर करोगे? कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन, राइट? सो इट इज ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 tan अल्फा, b की वैल्यू तो -1 है. तो इसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? इट इज bm square plus 2hm plus a is equal to 0. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1m square plus 2 tan अल्फा इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें m स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे एक और काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर देते हैं. तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -2 tan अल्फा -1 यस -1 इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब इतना होने के बाद अब हमको पता है कि हमको फॉर्मूला मेथड यूज करना है. हम लोग लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड. सो बाय फॉर्मूला मेथड के हिसाब से हम लोग को m की वैल्यू आएगी. m का मतलब क्या हो गया? -b. यहाँ पे ऑलरेडी b जो है माइनस में नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 tan अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा 4. ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा -4ac, मतलब 4 इंटू 1 इंटू -1, तो +4 अपॉन कितना आएगा? अपॉन 2 इंटू 1. सो m को रिप्लेस कर देते किससे? y अपॉन x से. सो ये आ गया 2 tan अल्फा प्लस माइनस, देखो 4 कॉमन लेके 4 बाहर लिख देते और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? रूट के अंदर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आ गया, ठीक है ना? अपॉन कितना? 2. सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी y बाय x. और ये हो गया, देखो 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेके क्या लिख जाएगा? लिख सकते हैं हम लोग इसको tan अल्फा प्लस माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 रूट में है, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है? रूट ऑफ क्या? सेक स्क्वायर अल्फा. और हम लोग ने 2 कॉमन लेके 2 को कैंसिल कर दिया. इज इट ओके? अब हम लोग का सेपरेट इक्वेशंस आ गया. हम लोग लिख सकते हैं सेपरेट इक्वेशंस आर, ठीक है? सो एक इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स, एंड सेकेंड वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स, ठीक है? तो so now we are starting question number 3, in which what we have to find? Combined equation of pair of lines passing through origin and perpendicular to given lines. See, इसके पहले भी हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया है, बट वहां पे कैसा 2 सेपरेट इक्वेशंस देते थे या 2 सेपरेट इक्वेशंस निकालते थे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते थे. बट यहाँ पे ऑलरेडी एक जॉइंट इक्वेशन दिया है और हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके 2 लाइन को परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है? तो ये कंडीशन लोग ने दिया है और उसका यूज करके हमें रिक्वायर्ड लाइन का जॉइंट इक्वेशन चाहिए. सो देखो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट यस फ्रॉम द रूट, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो मेथड और स्टेप्स देख लेते हैं. देखो ये गिवन जॉइंट इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप इसे कंपेयर करो. किसके साथ कंपेयर करना है इसको? कंपेयर इट विथ, सो विल कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ. सो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, 2h की वैल्यू -8 और b की वैल्यू आ गई 3. सो आफ्टर दिस अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा m1 प्लस m2 का. सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? -2h अपॉन b. सो उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया -8 अपॉन 3, मतलब ये हो गया 8 अपॉन 3. इन द सेम वे m1 इंटू m2 का क्या फॉर्मूला था? a अपॉन b था, राइट? तो a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू कितनी है? 3. सी ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ देर में हम लोग को हर एक चीज समझ में आ जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं. तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 निकालने के बाद देखो आपको एक बात तो पता है कि हियर what this m1 and m2 denotes. Here m1 and m2 denotes slopes of given lines. Slopes of given lines.
So since required lines are perpendicular to given lines, so what is going to happen? Therefore, slopes of required lines will be what? -1 upon m1 and -1 upon m2. Because they are perpendicular, तो माइनस ऑफ रेसिप्रोकल होगा. अगर ये m1 है इसका स्लोप, तो रिक्वायर्ड लाइन जो उसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप -1 अपॉन m1 होगा. और अगर इसका स्लोप m2 है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -1 अपॉन m2 होगा. तो उसके हिसाब से यस ये हुआ. और एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन आर ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो उसका फॉर्म क्या होगा? y इक्वल्स टू mx. बट यहां पे m की जगह पे क्या है? -1 अपॉन m1x. एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू -1 अपॉन m2x. सो वी कैन राइट इट एज, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज m1y इज इक्वल्स टू -x. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? m2y is equals to -x. So it would be x plus m1y is equal to 0, and second equation is x plus m2y equal to 0. तो ये हमारा सेपरेट इक्वेशन है किसका? रिक्वायर्ड लाइन का. तो हमें सिंपल सी चीज है, हमको तो जॉइंट इक्वेशन चाहिए. तो लिखते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स. So it would be x plus m1y into x plus m2y is equal to 0. So let us multiply it. It would be x square plus m2xy हो जाएगा. ठीक है, हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई किया. प्लस ये हो जाएगा m1xy प्लस m1 into m2y square is equal to 0. So this would be x square plus, इन दोनों में से आप x square को कॉमन ले लो, तो ये आ गया m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस ये हो गया m1 इंटू m2 y स्क्वायर. देखो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली अब आगे क्या करना है. m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की और ऑलरेडी वैल्यू हमको हमारे पास है. सो यहाँ पे उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख देते हैं 2, और वहां पे आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 8/3 xy प्लस m1 इंटू m2 का मतलब 5/3 है, तो ये हो गया 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो फाइनली मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 कर दो. यस, ये हो गया मल्टीप्लाई थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं. सो दिस वुड बी 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. सी क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से सॉल्व करना. मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देता हूं. देखो फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा कि आप वही मेथड वही पैटर्न फॉलो करेंगे, कुछ अलग नहीं है. देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है. तो एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. सो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 1xy. दिस इज ऑप्शनल. आप यस ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा. तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसको कंपेयर करना चाहिए ना. तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो a की वैल्यू कितनी है? 0. 2x की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है? 1 है. अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखेंगे लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स या डिनोट्स स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस. ठीक है, इसे हमने अज्यूम कर लिया. तो इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं? m1 प्लस m2 की वैल्यू लिख सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? -2h अपॉन b ना. सो -2h मतलब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 1, मतलब ये -1 हो गया. और फिर m1 इंटू m2 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a अपॉन b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 0 अपॉन 1. इसका वैल्यू आ गया 0. अच्छा, m1 और m2 गिवन लाइन का स्लोप है, बट जो हमारा गिवन लाइन है वो तो परपेंडिकुलर है. किसको? रिक्वायर्ड लाइंस को.
तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं. सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइंस. सो देयरफॉर slopes of required lines will be, क्या होगा required line का slope? It is going to be -1 upon m1 and -1 upon m2. ठीक है ना, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल. ये m1 m2 है, तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1 upon m1 एंड -1 upon m2. बट जो रिक्वायर्ड लाइन है, required lines are also passing through origin, तो अगर वो ओरिजिन से पास होगी तो उसका इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगा, y इक्वल्स टू mx फॉर्म में होगा. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू -1 अपॉन m1x, बिकॉज यहां पे तो उसका स्लोप -1 अपॉन m1 है. एंड दूसरा क्या होगा, y इक्वल्स टू -1 अपॉन m2x. ये उसके क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस हो जाएंगे. सो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m1y इज इक्वल्स टू -x एंड सेकेंड वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, m2y इज इक्वल्स टू -x. ठीक है ना. सो इक्वेशंस आर क्या आ जाएगा, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया x प्लस m2y इज इक्वल टू 0. बट हमें तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो अब हम लोग लिखते हैं कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय. सो क्या आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन, सो हम लोग सिंपली कंबाइंड इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल टू 0. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पे आ गया m2 xy प्लस यहां पे m1 xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस यहां पे आप xy को कॉमन ले लो, आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो ब्रैकेट को. मैं लिख रहा हूं m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखो ये सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है यहां से, तो आप उसको इक्वेशन 1 लिख दो और आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, -1, राइट. यहाँ पे -1 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -1 xy प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, 0. तो यह आ गया 0 y स्क्वायर इक्वल टू 0. मतलब फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन. देखो जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का वो रॉन्ग है, तो आप उसमें भी करेक्शन कर दो. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, और में क्या करना है, फाइंड k. वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ k. इफ मीन्स वो एक कंडीशन हम लोग को देंगे और उस कंडीशन का यूज करके हम लोग को k का वैल्यू निकालना है. देखो क्या दिया हुआ, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस. इसके अंदर कितने लाइन है, 2 लाइन. देयर आर 2 लाइंस इन दिस, राइट. तो वो दोनों लाइन में जो सम ऑफ स्लोप है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का. सो दिस इज द कंडीशन दे हैव गिवन. सी हाउ टू सॉल्व, इट इज अगेन कॉमन स्टेप्स जो हमने इसके पहले वाले सब में किया था. वो क्या, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. ठीक है. सो सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स. सो क्या इक्वेशन है वो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसे हमको क्या करना है, कंपेयर करना है. किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ. तो इससे हम लोग को a की वैल्यू आएगी 1, 2h की वैल्यू k आ गई और b की वैल्यू कितनी, -3 हो गई. ठीक है. अब देखो हम लोग को पता है इसके अंदर 2 लाइंस है, तो उसके 2 स्लोप्स हम लोग अज्यूम करते लेते हैं. लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस, ऑफ गिवन
लाइन्स। तो उसके हिसाब से हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला m1 प्लस m2 का। सो व्हाट इज दैट, माइनस 2h अपॉन b। सो व्हाट इज माइनस 2h, मतलब यहाँ पे हो गया माइनस k अपॉन माइनस 3, तो ये आ जाएगा k अपॉन 3। व्हाट इट इज, k अपॉन 3। नेक्स्ट m1 इंटू m2। सो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, m1 इंटू m2 की फॉर्मूला होता है a अपॉन b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, इट इज 1 अपॉन कितना, माइनस 3। तो देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है इधर, सम ऑफ स्लोप इज व्हाट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं। सो व्हाट दे हैव गिवन, इट इज गिवन दैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2। क्या लिखा है, सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इज ट्वाइस, मतलब 2 इंटू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट, राइट। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है अपने पास, k अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू m1 इंटू m2, मतलब कितना, माइनस 1 अपॉन 3। सो दिस 3 एंड दिस 3 विल गेट कैंसल एंड k का वैल्यू आ गया माइनस 2। सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला बाहर होना चाहिए और कंडीशन क्या दिया है वो समझ में आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर सेकेंड प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो प्रोसीजर किया सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्लोप्स ऑफ लाइंस डिफर बाय 4, मतलब स्लोप का डिफरेंस क्या है, वो 4 है। तो कंडीशन चेंज कर दिया है, तो बट स्टार्टिंग का स्टेप सेम होगा। सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन में कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस, what is that, it is 3x square plus kxy minus y square equal to 0। क्या किया था हमने लास्ट टाइम, इसको कंपेयर किया था, राइट। तो यहाँ पे भी सेम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 के साथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज 3, 2h की वैल्यू कितनी आ गई k, b का वैल्यू तो -1 है। इट इज वेरी सिंपल थिंग। बट अब हम लोग ने लास्ट टाइम जैसे स्लोप अज्यूम किया था, यहां पे भी स्लोप अज्यूम कर लेते हैं। लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस, ठीक है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है ना। सो वी नो विच फॉर्मूला वी आर नोइंग हियर, दैट इज m1 प्लस m2 का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज दैट, माइनस 2h अपॉन b। देखो 2h की वैल्यू k है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस k और b की वैल्यू कितनी, -1 है। तो फाइनली व्हाट इट वुड बी, ओनली k। नेक्स्ट m1 इंटू m2, व्हाट इज दैट, m1 इंटू m2 का वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला क्या है उसका, a अपॉन b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज 3 एंड b की वैल्यू कितनी है, -1। सो दिस इज -3, ठीक है। m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 आ गया, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप का डिफरेंस कितना है, 4। तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट इज m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। देखो लास्ट सम में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट यहां पे m1 माइनस m2 है। तो आपके पास प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने कंडीशन पढ़ा था, वो यहां पे हम लोग यूज करने वाले। तो मैं यहां पे लिखता हूं, वी नो दैट m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। ये 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज किया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे फिर से हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू तो दिया है 4, सो राइट 4 स्क्वायर, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है k, सो दिस इज k स्क्वायर, है ना। तो k स्क्वायर के बाद माइनस लिखा 4, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, -3। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। सो फाइनली दिस इज नथिंग बट 16 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस कितना, 12। देखो अभी k स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ गया, दैट इज 16 माइनस 12। इसका वैल्यू कितना आ गया, 4। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2। कैसे, क्या किया इसमें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। सो वंस अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। रिकमेंड करूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व कर लो और एट द एंड आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं।
मेथड तो सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे वहां पे, गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है, या गिवन पेयर ऑफ लाइन्स, दोनों भी चलेगा, पेयर ऑफ लाइन्स। तो व्हाट इज दैट, इट इज kx square plus 4xy minus y square equal to 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे, राइट, कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 के साथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज k, 2h की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है -1। अच्छा, a, 2h और b की वैल्यू आने के बाद हम लोग अज्यूम करते थे, लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स, सो उसका यूज करके हम लोग m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाल देंगे, -2h अपॉन b है इस केस में, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन -1, तो उसकी वैल्यू कितनी है 4। और नेक्स्ट वैल्यू क्यों है m1 इंटू m2 का। सो व्हाट इज m1 इंटू m2 का फॉर्मूला, इट इज a अपॉन b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट इज k, राइट, अपॉन कितना -1, मतलब ये हो गया -k। अच्छा, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 आने के बाद देखो कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्लोप मतलब m1 वो एक्सीड कर रहा है कितना, 8 एक्सीड कर रहा है किससे, स्लोप ऑफ अदर मतलब m2 से, ठीक है। सो m1 इज इक्वल्स टू m2 प्लस 8। देखो ये लास्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था उसी के जैसे बन गया, मतलब m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 8 आ गया, एग्जैक्टली सेम। अब हम लोग ने वहां पे क्या यूज किया था, एक फॉर्मूला यूज किया था 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। सो व्हाट वाज दैट, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2। सो m1 माइनस m2 का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर आ गया, m1 प्लस m2 हम लोग ने ऑलरेडी निकाला, दैट इज 4, मतलब यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है -k। सो वी हैव रिटन हियर -k। देखो ये हो गया 64, माइनस कर देते हैं, ये आ गया 60 इज इक्वल्स टू ओनली आ जाएगा 4k। देखो बहुत सिंपल है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 4k इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो अभी हम लोग 64 माइनस 16 कर देंगे, 64 माइनस 16 इट इज 48। सो k की वैल्यू कितनी आ गई 48 अपॉन कितना 4, और वो कितनी वैल्यू आ गई, इट इज नथिंग बट 12। तो k का वैल्यू कितना आ गया 12। So now we will solve question number 5. So question number 5 में क्या करना है, condition we have to find. Find the condition that the line 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. मतलब ये एक लाइन कोइंसाइड कर रहा है इसके दो लाइन से, ठीक है। सो इसकी कंडीशन निकालनी, देखो जब ऐसा कंडीशन निकालना होता है, सो जस्ट डू रिमेंबर वी हैव टू एलिमिनेट x एंड y। ऐसा एक एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें x और y नहीं होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट वो होगा रिलेशन बिटवीन a b एंड h। जो भी एक्सप्रेशन आना चाहिए वो a b और h के फॉर्म में होना चाहिए। तो लेट अस सी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आप सबको क्लियर होना चाहिए कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट ओवरलैपिंग, मतलब उनके स्लोप इक्वल होंगे। देखो अभी गिवन जॉइंट इक्वेशन जो है यहाँ पे, गिवन पेयर ऑफ लाइंस हम लोग लिखते हैं, गिवन पेयर ऑफ लाइंस, तो वो क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो मैंने बोला x और y को एलिमिनेट करना है, तो एक काम करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन is, what is auxiliary equation of this, it is bm square plus 2hm plus a is equal to 0। देखो अगर आपको कंडीशन निकालना है तो अब आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो है m की वैल्यू। अगर m की वैल्यू आ गई और उस m के वैल्यू को आपने इस एक्सप्रेशन में डाल दिया, इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो आपका कंडीशन आ गया। बट m के लिए आपको एक कंडीशन दिया है कि 4x प्लस 5y कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 4x प्लस 5y का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। तो सिंपल सी चीज है,
हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप आ जाएगा -4/5। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 coincides equation 1, so therefore their slopes are equal. Their slopes are equal. इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो m का वैल्यू है therefore m is equals to कितना आ गया वो -4/5। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस m के वैल्यू को इसमें डाल दो, तो ये आ जाएगा b इंटू -4/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज प्लस 2h इंटू -4/5 देन इट इज प्लस a इज इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इट एज b इंटू 16/25 माइनस आ गया, ठीक है, ये आ गया 8h/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई रोड राइट 25 कर देते हैं, तो ये आ गया 16b माइनस 40h हो गया प्लस 25a इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, जिसमें a b और h का एक्सप्रेशन है, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्या कर दिया है, यहाँ पे 3x प्लस y लिख दिया इन लोगों ने। द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर एट द प्लेस ऑफ कोइंसाइड, उन लोग बोलते हैं मे बी परपेंडिकुलर। सो मे परपेंडिकुलर विथ वन ऑफ द लाइन्स, वो सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद का प्रॉब्लम मतलब सेकेंड प्रॉब्लम वो भी सेम टू सेम है, तो प्रोसीजर सब कुछ सेम होगा, लेकिन आपको पता है देखो ये bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 तक एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। अब उसमें गिवन पेयर ऑफ लाइन सेम है, ऑक्सिलरी इक्वेशन तक सेम लिखा, बट स्लोप जो है यहाँ पे 3x प्लस y का निकालना पड़ेगा। तो 3x प्लस y का स्लोप क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी -3/1, सो विच इज इक्वल्स टू -3। बट यहाँ पे जो 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1, सो देयर स्लोप्स वो इक्वल नहीं होंगे। आपको पता है माइनस ऑफ रेसिप्रोकल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1 स्लोप ऑफ किसका स्लोप, 3x प्लस वाई का, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। सो दिस वुड बी -1 इसका स्लोप कितना -3 है। तो फाइनली जो m की वैल्यू आ गई वो 1/3 आया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब सेम टू सेम जैसे हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम किया था, इस इक्वेशन में हम लोग m की वैल्यू डाल देंगे। तो ये आ जाएगा b इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1/3 देन व्हाट प्लस a इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं है। तो ये आ जाएगा b इंटू 1/9 प्लस 2h/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 9। तो क्या आ जाएगा ये b प्लस 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर, 9a plus 6h plus b is equal to 0. So this is required condition. So now we are solving question number 6. तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो फिफ्थ के सेकेंड से एग्जैक्टली सिमिलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे वही कंडीशंस, वही एक्सप्रेशंस, वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें क्या था, एक ax² प्लस 2hx² प्लस dy² इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर था एक इक्वेशन, तो इसमें भी सेम वही पैटर्न है। ठीक है, वहां पे कंडीशन फाइंड करना था, यहाँ पे प्रूव करना है। तो सेम प्रोसीजर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लाइंस। सो लेट अस राइट गिवन पेयर ऑफ लाइंस, और what is that? It is ax² plus 2hxy plus dy² equal to 0.
तो उसमें भी हम लोग ने ऐसे ही लिखा था उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। देखो आपको पता है कि हमारा जो आंसर है इसमें हिडन है, सिर्फ m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो m के लिए क्या करेंगे हम लोग, px प्लस qy इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। व्हाई, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। तो अब हम लोग को सिंपल सा लिखना चाहिए स्लोप ऑफ px प्लस qy। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ px प्लस qy इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल्स टू माइनस p बाय q। बट जो px प्लस qy है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1। तो इफ इट इज परपेंडिकुलर तो हम लोगों को पता है कि वहां पे क्या कंडीशन यूज होने वाला है, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ px प्लस qy इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ px प्लस qy इज इक्वल टू 0। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन px प्लस qy। Now what is px plus qy equal to 0 का स्लोप, it is minus p by q। So m की वैल्यू आ गई q अपॉन p। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस m का वैल्यू q by p को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, b इंटू m का वैल्यू कितना है, q अपॉन p द होल स्क्वायर प्लस 2hm का मतलब q by p है प्लस a इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, विल मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर थ्रू आउट। सो दिस वुड बी pq स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस ap स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जो प्रूफ करना है वो एग्जैक्टली सेम आ गया। तो अब क्या करना चाहिए, इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो देयरफॉर इट वुड बी ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So we can write it as hence proved। जो चाहिए था वो हम लोग को आ गया। So now let us start question number 7. Let's read it. Find combined equation of pair of lines passing through origin and making equilateral triangle with y equals to 3। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। और आपको पता है जब भी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए होता है तो उसके लिए हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना होता है। पहले सेपरेट इक्वेशन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है क्या, नहीं दिया है। क्या दिया है, उसके लिए कंडीशन दिया है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डायग्रामेटिकली। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया। देखो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, मतलब देयर आर टू लाइंस। तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, सो लेट लाइंस OA and OB passes through origin, passes through origin and makes equilateral triangle with line y is equals to 3। तो डायग्राम में समझ लेते हैं। y इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन होगी, y एक्सिस को 3 पे कट करते हुए जा रहा है वो, ठीक है ना। ये हमारा x एक्सिस है तो हमको पता ही है, y एक्सिस है ये। अब क्या हो रहा है, OA एंड OB पास हो रहा है ओरिजिन से। तो चलो एक काम करते हैं, OA यहाँ पे बना देते हैं और ये बना देते हैं OB, ठीक है। यहाँ पे O ले लेते हैं, ये A हो गया, इधर B हो गया। सो OA एंड OB दे आर मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल बना है यहाँ पे, OAB। तो इससे एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, एंगल O 60 डिग्री होगा और एंगल B भी 60 डिग्री होगा। देखो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ AOX, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOX, सो ऑब्वियसली जो मेजर एंगल AOX होगा वो भी 60 डिग्री होगा। क्यों ऐसा, बिकॉज y equals to 3 and x axis they are parallel to each other and ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है, राइट। सो इसके लिए एंगल AOX क्या होगा, वो 60 डिग्री। लेकिन सर अचानक हम लोग एंगल की क्यों बात कर रहे हैं, सो आई टेल यू, बिकॉज वी हैव टू गेट द इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन चाहिए। और सेपरेट इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमें स्लोप की जरूरत है। तो देखो स्लोप के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट स्लोप्स
of lines OA and OB be M1 and M2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उसके स्लोप हमने अज्यूम कर लिया। देखो स्लोप निकालने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, तो यहां पे हम लोग को डायग्राम में से दिख रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम डायग्राम। क्या डायग्राम में से हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि जो OA है वो 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और OB कितना बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है, ये टोटल एंगल, राइट। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम डायग्राम लाइंस OA एंड OB आर मेकिंग 60 degree and 120 degree angles with x axis. So x axis के साथ 60 डिग्री और 120 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। So here we can say m1 is equals to tan 60 because m1 किसका स्लोप है, OA का स्लोप है, वो 60 डिग्री बना रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, ये तो बेसिक वैल्यू है। फिर m2 की वैल्यू कितनी आएगी, वो tan 120 विच इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और वो आ जाएगा माइनस tan 60 विच इज इक्वल्स टू माइनस √3। आपको रीजन लिखना है तो रीजन भी लिख सकते हो, सिंस tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, ये उसका रीजन है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो m1 और m2 की वैल्यू आने के बाद हम लोग को उसका सेपरेट इक्वेशन चाहिए। अब दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होता है, इसका मतलब वो कौन से फॉर्म में होगा, y इक्वल्स टू mx फॉर्म में होगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन राइट दैट इक्वेशंस ऑफ लाइंस OA and OB yes are given by y is equals to m1x and y is equals to m2x. So that is nothing but y is equals to m1 की वैल्यू कितनी है, √3x, and सेकेंड वाला कितना होगा, y equals to minus √3x. So we have got the separate equations. So separate equations of lines are √3x minus y is equal to 0। देखो इसको ही क्या किया, अरेंज करके लिखा प्रॉपरली, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √3x प्लस y is equal to 0। देखो इसको इस साइड लिया और सिंपल करके लिख दिया, बट हमें करना क्या है, हमें तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। सो इट वुड बी कंबाइंड इक्वेशन इस कॉमा, कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, √3x माइनस y इंटू √3x plus y is equal to 0. So it is a minus b, a plus b. So this would be √3x the whole square minus y square equal to 0. So this is the final answer now. 3x square minus y square equal to 0. So this is the required combined equation. Yes. Now let us understand question number 8. See this, if slope of one of lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 4 times the other, then show that 16h square is equals to 25ab. देखो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन कई वाले क्वेश्चन से रिलेटेड लगता होगा, बिकॉज यहाँ पे स्लोप के बीच में रिलेशन दिया है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 टाइम्स द अदर, तो सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, हम लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लाइंस। गिवन पेयर ऑफ लाइन इज व्हाट, इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या है, हम स्लोप अज्यूम कर लेते हैं, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप, m1 एंड m2 बी स्लोप्स, यस, स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन, ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग स्लोप के बीच में जो रिलेशन दिया है उसको मेंशन कर देते हैं कि गिवन दैट m1 इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 4m2। सो अब देखो हम लोगों को तो पता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है m1 प्लस m2 की वैल्यू, इट इज माइनस 2h अपॉन b, यस, वो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो
m1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4m2 लिख सकते हैं. तो 4m2 plus m2 is equals to minus 2h upon b. So it would be 5m2 is equals to what we can write, minus 2h upon b. So this would be m2 is equals to minus 2h upon 5b. ये हमको m2 की वैल्यू आई. इन द सेम वे हमारे पास m1 इंटू m2 का भी फॉर्मूला है. सो m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन b. और यहां पे भी सेम हम लोग कर सकते हैं कि जो m1 है हमारा उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4m2 लिख दिया. 4m2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट 4m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a अपॉन b. देखो ये जो इक्वेशन है हमारा, m2 को एक इक्वेशन लिख देते हैं, m2 की वैल्यू को, और उससे हम लोग यहां पे वैल्यू सॉल्व करते हैं. सो 4m2 का जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग अभी, माइनस 2h अपॉन 5b लिख सकते हैं. द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b. सो दिस वुड बी 4 इंटू 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b. नाउ सी दिस इज 4 इंटू 4 मतलब 16h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25b स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं और इस b को भी इधर ले लेते हैं. तो ये आ गया 16h स्क्वायर b, राइट. एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 25ab स्क्वायर. सी this b and this b will get cancelled and finally this is nothing but 16h square is equals to 25ab. देखो जो प्रूफ करना है वो हम लोगों को आ गया. So what we can write, hence proved. ठीक है, so बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था. Now we will try to understand question number 9. See, it is if one of lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 bisects an angle between the coordinate axis, then show that a plus b the whole square equals to 4h. See, इसमें क्या है, इसके अंदर कितने लाइन्स है, 2 लाइन्स है. तो दोनों में से कोई एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली वंस अगेन. तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, ये देखो ये वाई एक्सिस बना दिया. सो हो क्या रहा है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट OA इज अ लाइन. ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, टोटल तो 90 डिग्री होता है, मतलब ये भी 45 डिग्री होगा और इस साइड वाला भी 45 डिग्री होगा. 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. लेकिन यही हो सकता है क्या, नहीं. उसके साथ साथ ये लाइन इधर भी तो जा सकता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि सिर्फ OA नहीं OA डैश भी हो सकता है. तो उसका नाम OA डैश रख दिया मैंने. सो लेट OA और OA डैश मेक्स, और यहां पे तो बाइसेक्ट कर रहा है तो लिखते हैं बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, देखो बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम. लेकिन अब क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो प्रूफ करना है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर. देखो यहाँ पे जो जॉइंट इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है. उसमें से एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OA करेगा या OA डैश करेगा. तो एक सिंपल सा काम करते हैं, उनके स्लोप की बात कर लेते हैं. हम लोग m का वैल्यू निकालते हैं. तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए. तो हम लोग लिखते हैं नाउ फ्रॉम डायग्राम that line OA makes 45 degree with x axis, whereas जो सेकेंड लाइन है कौन सा, OA डैश, वो क्या बना रहा है, वो भी तो एंगल बना रहा है, बट वो कितना बनाएगा, वो टोटल 45 45 45 मतलब वो 135 डिग्री एंगल बना रहे हैं. किसके साथ से, विथ एक्स एक्सिस. अच्छा ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, इसका यूज करके हमें क्या आने वाला है, स्लोप आने वाला है. किसका, OA का या OA डैश का. दोनों में से एक ही लाइन है. तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन. वो या तो स्लोप किसका होगा, OA का होगा, या तो वो स्लोप ऑफ OA होगा, या तो फिर
दूसरा वाला कौन है, स्लोप ऑफ ओ ए डैश, दोनों में से किसी एक को ही पकड़ना है। सो ओ ए का स्लोप मतलब क्या हो जाएगा, वो tan 45 और ओ ए डैश का स्लोप हो जाएगा tan 135। देखो जो स्लोप है उसको हम लोग m लिख देते हैं ना, तो ये हो गया m1 और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan 180 माइनस 45 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस tan 45 और माइनस 45 मतलब ये हो गया 1 और माइनस 1 हो गया, तो m की वैल्यू 1 आ गई या तो फिर माइनस 1। इट मीन्स m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आया। अच्छा अगर m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई तो देखो सिंपल सी चीज, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जॉइंट इक्वेशन का जिसमें सिंगल स्लोप यूज होता है, तो वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, तो वो क्या है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखो m की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1, तो प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1 प्लस कितना a इज इक्वल टू 0। सो फाइनली दिस वुड बी b प्लस माइनस 2h प्लस a इज इक्वल टू 0। तो जो हमको प्रूफ करना है वो हम लोग को बहुत ही नियर दिख रहा है, राइट। सो दिस वुड बी a प्लस b और ये प्लस माइनस 2h को उस साइड लेके जाते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस 2h। अब क्या करेंगे, तो मैं थोड़ा जगह नहीं है इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ जाएगा। उसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग स्क्वायर कर देते दोनों साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दिस वुड बी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, जो हमें चाहिए था वो आ गया, ठीक है।